जैसे वेटेड अरिथमेटिक मीन, जिस तरह से ग्रुप डेटे का मीन आपको पढ़ाया गया कि ग्रुप डेटे का मीन है, बिल्कुल इसी तरह से आप ये कह लें कि वेटेड अरिथमेटिक मीन जो है वो आप लोग यूज कर सकते हो, जिसमें जो W है वो एक्ट एज अ वेट करेगा। यानी कि अगर आप फार्मूला देखें इसको, समेशन fx ये था ग्रुप डेटे के मीन का फार्मूला, ग्रुप डेटे के मीन का फार्मूला। और आप जस्ट इस f की जगह पर अगर W प्लेस कर दें तो ये वेटेड मीन का फार्मूला बन जाएगा, जिसमें वैल्यूज जिसकी आपने मीन फाइंड करना है उसकी वेटेज जो है वो सारी की सारी एक जैसी नहीं है। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन हमने कैलकुलेट किया। अच्छा जी, अब सेकंड एवरेज की टाइप है और वो है ज्योमेट्रिक मीन द सेकंड। अब ये नहीं है कि आपकी ऑप्शन हो कि आप एग्जाम में जो मर्जी मीन जिसका दिल चाहे कि चले जी मैं इस दफा हार्मोनिक मीन यूज कर लेता हूं या वो ज्योमेट्रिक मीन यूज कर लेता हूं, तो ऐसा नहीं है। बल्कि ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो डेटा सेट है उसकी नेचर क्या है, ये उस पर डिपेंड करेगा। ज्योमेट्रिक मीन इज अ यूजफुल measure of central tendency for averaging data that are in percentages। देखिए, कुछ डिस्कशन या कुछ जस्टिफिकेशन जहां रिक्वायर होती है आपके इस लेवल तक, वहां पर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन कुछ ऐसी फिलहाल कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनको इस स्टेज पे शायद एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन बाद वाली स्टेजेस में जब आप कोई और आर्टिकल डिटेल से पढ़ लेते हो तो फिर वहां पर जाके शायद इसको एक्सप्लेन करना ज्यादा इजी हो जाता है। फिलहाल मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि जो सेकंड टाइप ऑफ एवरेज है जिसे हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, बताया गया है कि कब ये यूजफुल है, यानी कि कब अप्रोप्रिएट है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई और मीन यहाँ कैलकुलेट नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, जिसे आप कहते हैं ज्यादा मुनासिब है। अब ज्यादा मुनासिब का मतलब क्या है कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट मुनासिब है कि आप ये करें ना, जस्ट लाइक ऐसा डेटा जो परसेंटेजेस की फॉर्म में हो और उसका आपने एवरेज करना हो। डेटा परसेंटेजेस में है और आपने उसकी एवरेज करनी है, तो अप्रोप्रिएट है कि उस डेटे की एवरेज अगर आप ज्योमेट्रिक मीन से कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ज्यादा रियलिस्टिक होगा। अब वो क्यों ज्यादा रियलिस्टिक होगा? अगर हम वहां अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर देते हैं तो क्या अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन उसका जो आंसर आएगा आपको नहीं पता चलेगा कि ये आंसर जो है वो ज्यादा रियलिस्टिक है या ट्रू सिचुएशन को एक्सप्लोर करता है कि नहीं। ये वही डिस्कशन है जिसको मैंने कहा ना कि बाद में एक आर्टिकल पढ़ेंगे हम, तो वहां पर जाके फिर आप ज्यादा अप्रोप्रिएट वे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि वी विल यूज द ज्योमेट्रिक मीन whenever the data set is in percentage form and our objective is to find its average। तो हम एवरेज का सेकंड मेथड उस वक्त यूज करेंगे जब डेटा परसेंटेजेस की फॉर्म में हो। इसकी डेफिनेशन क्या है? जिस तरह से अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन थी सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, इसकी डेफिनेशन है, सबसे पहले तो इसकी कोई नोटेशन नहीं है तो इसलिए ऐसे मैं जी लिख देता हूं। एक्स अरिथमेटिक मीन की तो बकायदा नोटेशन है एक्स बार, लेकिन इसकी एज सच कोई नोटेशन नहीं। ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज, आपको पता वैल्यूज को हम x1 x2 फर्स्ट वैल्यू ऑफ x, सेकंड वैल्यू ऑफ x, थर्ड वैल्यू ऑफ x, nth वैल्यू ऑफ x is the set of n values is the positive nth root, positive nth root of the product of the values, positive nth root of the प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज। कहता है वैल्यूज को आप प्रोडक्ट कर ले, फर्स्ट वैल्यूज, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, nth वैल्यू, हो गया प्रोडक्ट। अब इन्हें वैल्यूज को काउंट कर ले, ये n है और आपने पावर ले देनी है 1/n। स्क्वायर रूट पावर 1/2 को कहते हैं, क्यूबिक रूट पावर 1/3 हो तो उसे हम क्यूब रूट कहते हैं, ऐसे बोलते हैं ना।
x की पावर 1/3 क्यूब रूट, और अगर मैं लिख दूं ये nth रूट, ये डेफिनेशन कहता वैल्यूज को प्रोडक्ट कर ले और फिर जितनी वैल्यूज है उतनी ही उसकी उतना रूट उसका जो है वो डिफाइन कर दे, दैट इज द nth रूट। ये है अनग्रुप डेटा सेट है जिसमें फ्रीक्वेंसीज वगैरह का जिक्र नहीं है। ये नोटेशन जो है ये शायद वो साथ जुड़ी हुई है तो पूरा क्लियर नहीं है। ये कैपिटल पाई है, एक होता है स्मॉल पाई 22/7, ये कैपिटल पाई है। दैट नोटेशन स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है कि आपको सम नहीं करना बल्कि आपको प्रोडक्ट करना है। किसका? एक्स का प्रोडक्ट करना है, और जितनी वैल्यूज होंगी उतनी वैल्यूज की आपने उसका रूट ले लेना है। चलें पहले ये फार्मूला देखते हैं, फिर बाद में दूसरा ये फार्मूला क्यों है इसको भी देखते हैं। पहले ये हम एक पहले फार्मूले से करके देखते हैं। इफ अ पर्सन earns a profit of 2% during the first year, उसने किसी जगह कोई इन्वेस्टमेंट की, कितनी कोई पता नहीं कितनी की है, बस अगर वो 100 रुपया करता है तो कहता है उसको 2 रुपए जो है वो पहले साल में प्रॉफिट मिल जाता। ठीक है, 3% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, नेक्स्ट ईयर हो सकता है उसकी अर्निंग जरा थोड़ी ज्यादा हो गई तो कहता 3% प्रॉफिट, एंड 5% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। तो 3 साल उसने इन्वेस्टमेंट की है, पहले साल 2%, फिर 3% और फिर 5%। अब हर साल उसे मुख्तलिफ प्रॉफिट हो रहा है, 2, 3, 5। फाइंड एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट पर ईयर he earns on his investment। एवरेज प्रॉफिट बताना है। एवरेज कब? when there is a variation। तो यस there is a variation in the profit। मतलब अगर क्या जाए कि जी कितना प्रॉफिट हुआ, कहता क्या बताऊं यार समझ नहीं आ रही, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है। तो यस एवरेज इज अ समरी। तो समरी करके बताना आपने, एक सिंगल नंबर बताना आपने कितना प्रॉफिट हुआ 3 साल का। अब वो उसको समझ नहीं आ रही, 2 बताए, 3 बताए, 5 बताए, तो एवरेज बताए ना। अब डेटा जो कि परसेंटेजेस की फॉर्म में है, और हम पढ़ चुके हैं कि एवरेजिंग डेटा दैट आर इन परसेंटेज फॉर्म इट इज यूजफुल। मैं ये नहीं कह रहा अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट क्यों नहीं हो सकता, 2 जमा 3 जमा 5 को 3 पे तकसीम कर दें, आंसर तो आएगा। लेकिन वो जस्टिफिकेशन के ज्यादा रियलिस्टिक आंसर यही है कि आप इसका ज्योमेट्रिक मीन वाले फार्मूले से करें। बड़ा सिंपल है, क्या करना है जी, 3 वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना। 3 वैल्यूज हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज उसे कहते हैं। काउंट करें कितनी है, 1 2 3, और पावर लिख दी 1/3, आंसर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड पावर रूट आपने लेना है जितनी आपके पास वैल्यूज हैं। तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 5, आंसर। ये जो आंसर है ना 30, ये इस आंसर की में सेव हो चुका है, एएनएस आंसर की में सेव हो चुका है। और जब भी आप कोई अगला ऑपरेशन करने की कोशिश करते हो तो वो क्या करता है, इसमें जो सेव होता है वो स्क्रीन पर आ जाता है। अब देखिए मैंने पावर लेनी है, ये पावर, ये हेड का मतलब है कि अब वो इसकी पावर लेगा 1 डिवाइडेड बाय 3 और ब्रैकेट 3.1072 its average profit per year in percentage form। 3.107% is the average profit per year in percentage form। कैलकुलेटर को अगर आप मैथ मोड में रखेंगे, ये वक्त स्टैट मोड में, जनरल कैलकुलेशन किसी भी बोर्ड में की जा सकती है। अगर आप कैलकुलेटर को मैथ मोड में रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, आंसर
पावर, बताना सिर्फ ये था कि कंफ्यूज ना करें कि जी पहले कभी हेड डाल देता है, कभी वाकई बिल्कुल सही करके दिखता है। एक्चुअली वो मोड का फर्क है, स्टैट मोड में वो पावर हेड के साथ लिखता है और मैथ मोड में इस तरह से। और मैंने आपको बोला था कि जी ये ANS ये क्या चीज आ गई है, ये आंसर है जो लास्ट आपकी स्क्रीन पे आंसर आया होता है वो आंसर की में सेव हो जाता है, इस आंसर की में वो सेव हो जाता है। और जब आप कोई भी अगला एक्शन करते हो तो वो उठा के जो है वो यहां ले जाता है। पावर, सॉरी पावर तो पहले ही हमने लिखी हुई थी, मैं उसको डिलीट कर लेता हूं। आंस बेफिक्र रह जाए, ये देखिए 30 उसमें आ रहा है, आंस की में आखिरी आंसर सेव है 30, और यही हम चाहते हैं। आंस यानी कि आखिरी आंसर पावर 1/3। ये मैथ मोड हो तो आप वो एक ही बात है, 1/3 लिखते, नो प्रॉब्लम, लिखा जा सकता है। तो मैथ मोड में मैं इसलिए करता हूं कि ताकि जो काम किया हुआ वो एग्जैक्टली उसी तरह का ही हमें नजर आ जाए। 3.1072 इज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ दैट परसेंट पर ईयर। कभी तो वो 2%, कभी 3%, कभी 5%, और उसका मैंने एवरेज किया ज्योमेट्रिक मीन के साथ, दैट बिकम्स 3.1072%। जी अब किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो? एनीवन? ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो ज्योमेट्रिक मीन का आपने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, जी जो कैपिटल पाई एक्स, इसकी जी समझ नहीं आई, ये क्या लिखा है? पाई एक्स की नहीं समझ आई। पाई का मतलब अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ये एक इस नोटेशन का क्या मतलब है, क्या करना है हमने? सम करना है। सम करना है। अगर प्रोडक्ट करना हो तो हम ये नोटेशन लिखते हैं, दिस स्टेटमेंट, दिस नोटेशन स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। अगर मैं ओके लिख सर। दूंगा x तो आपने कहना है x की जितनी वैल्यूज है इनको सम करना है, तो आप लिखेंगे 2 + 3 + 5। इस स्टेटमेंट का मतलब है प्रोडक्ट। अगर मैं इस तरह से लिखता हूं तो इसका मतलब है x वैल्यूज जो है उसको प्रोडक्ट करना। तो दिस नोटेशन दैट इज द कैपिटल पाई, नॉट स्मॉल पाई, स्मॉल पाई 22/7। जिस तरह से आपके कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं तो इसी तरह से हर लैंग्वेज में, लैटिन में, ग्रीक में कैपिटल भी होते हैं और स्मॉल भी होते हैं। तो ये कैपिटल पाई है, यानी कि इसके ऊपर जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट, और ये टिल्ट करके हम लिखते हैं तो ये स्मॉल पाई हो गया। तो जो कैपिटल पाई है वो यूज की जाती है फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज के लिए। हाँ जी, क्लियर हुआ आपको? ओके जी सर, क्लियर हो गया। जी। और कोई? अच्छा जी, बड़ा आसान है, सीधा सीधा सॉल्व हो जाता है। लाइक क्या किया मैंने वैल्यूज का प्रोडक्ट लिया, जितनी भी वैल्यूज हैं, और देन उसकी पावर, अगर 4 वैल्यूज है तो 1/4, 5 है तो 1/5, 6 है तो 1/6, और अगर 2 है तो 1/2। लाइक फर्ज करें आपके पास दो ही वैल्यूज होती, एक 2 और एक 3, तो ये इसका जीएम आ जाना था। इसलिए कि 2 × 3 और पावर कितनी 1/, क्योंकि दो वैल्यूज है ना, दो वैल्यूज है, 1/2, और इस 1/2 को स्क्वायर रूट के साथ लिखा जा सकता है। जितनी वैल्यूज उतना का प्रोडक्ट, और पावर 1/, उतना ही प्रोडक्ट। अच्छा, जब ये जो जो डेफिनेशन थी, जो डेफिनेशन इसकी लिखी गई है उसके मुताबिक तो ये मैंने फार्मूला लिख दिया। जैसे अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन थी सम ऑफ द वैल्यूज, तो मैंने ऊपर ये लिख दिया डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। तो डेफिनेशन थी प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू टेक द nth रूट। तो बिल्कुल मैंने डेफिनेशन को मैथमेटिकली ट्रांसलेट कर दिया और ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आपके पास आ गया। अब शुरू में
यही जो फार्मूला था लोग यूज करते थे। और आपको पता भी है कि बहुत ज्यादा पावर वाले कैलकुलेटर्स जो थे उस वक्त अवेलेबल नहीं थे। हम ये समझते हैं कि जो हमारे पास कैलकुलेटर्स हैं इनमें आप जितनी मर्जी बड़ी कैलकुलेशन परफॉर्म कर दें ये हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप हमारी इसी कोर्स में देखेंगे कि एंड पे जाके मैं कुछ कैलकुलेशन आपसे कहूंगा करें इसको, और वो कैलकुलेशन जब वो करने बैठेगा कैलकुलेटर तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे वर्ड आ जाएगा मैथ एरर। उस मैथ एरर का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई ऐसी कैलकुलेशन करने के लिए कहा है जो कि मैथमेटिकली करना पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि वो मैथ एरर आने की रीजन ये है कि वो इतनी लेंथी या उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इतना बड़ा हो गया है कि कैलकुलेटर के मेमोरी से एक्सीड कर गया है, एंड देन इट बिकम्स द मैथ एरर। तो बड़ी बड़ी छोटी सी कैलकुलेशन भी मैं से कहूंगा नेक्स्ट जाके तो मैथ एरर का वर्ड स्क्रीन पर डिस्प्ले करे आपकी, तो हम पता चल जाएगा कि आजकल के जो हमारे पास मोस्ट पावरफुल कैलकुलेटर्स हैं ये भी छोटी सी कैलकुलेशन में आउट हो जाते हैं। तो पहले जमाने में तो बड़े सिंपल थे। अब जब आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो वो जो मल्टीप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा जल्दी बड़ा आंसर आता है और बहुत जल्दी उसकी कैलकुलेटर की कैपेसिटी से वो आंसर एक्सीड कर जाता है। ठीक, अब इसका अल्टरनेटिव फार्मूला ये था कि जी ये तो 2 4 6 वैल्यूज हैं और वैल्यू की बहुत बड़ी नहीं है, जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट का आंसर कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, तो हम इजीली उसको अकोमोडेट कर सकते हैं। आपके कोर्स में तो चले शायद हमें ये डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े, लेकिन एक रीजन ये है कि आपकी आई कैप की बुक में ये एक अल्टरनेटिव फार्मूला भी दिया गया है ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करने का। अल्टरनेटिव, हाँ इसे मैंने अल्टरनेटिव कहा है। इस अल्टरनेटिव से मुराद है कि ये वाला फार्मूला यूज करें या ये वाला फार्मूला यूज करें, दोनों से आंसर जो है वो एग्जैक्टली सेम आएंगे। रीजन ये थी कि जब आप कुछ चीजें प्रोडक्ट में लेकर आते हो तो मैंने कहा ना कि आंसर बहुत बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाता है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा हो जाता है। एक तो देखें इस फार्मूले में आपको लॉग नजर आएगा और दूसरा सम नजर आ रहा है। सम से वैल्यू इतनी ज्यादा एक्सीड नहीं करती जितनी आपस में प्रोडक्ट करते जाए, वो जल्दी वैल्यू जो है वो बढ़ती है। अब ये इसके इक्वल क्यों है, बड़े सिंपल से 2 स्टेप्स हैं। लॉग की प्रॉपर्टी मैंने लगानी है, ये प्रूफ हो जाना है, लेकिन हमें उसकी एज सच जरूरत नहीं है कि जी ये मैथमेटिकली ड्राइव करके बताएं कि देखने में तो ये इंटायरली 2 डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन आप कह रहे हैं ये बिल्कुल बराबर है, तो ये बराबर है। लॉग की प्रॉपर्टी आप अगर आपको याद हो थोड़ी सी, मैं इसको प्रूफ तो बहरहाल नहीं करूंगा, अगर कोई चीजें आपस में फर्ज करें m है, n है और w है, चले 3 ही है, या इसको मैं उसी तरह से 3 वैल्यूज हैं, एक का नाम x1 है, एक का नाम x2 है, एक का नाम x3 है, उनकी पावर जो है वो 1/3 है। इसका लॉग लेने, लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है पावर बेस पर आ जाती है और जो प्रोडक्ट होता है वो जमा हो जाता है लॉग लेने से। अच्छा, इधर लिखा होगा जीएम फर्ज करें, तो लॉग इधर भी दोनों साइड का लॉग आएगा ना, एक साइड का तो नहीं लिख सकते आप। तो फिर ये आंसर आ गया किसका, लॉग जीएम का आंसर आ गया। हमने लॉग जीएम का आंसर नहीं लेना, हमने तो जीएम का लेना है, तो लॉग उधर जाके एंटी लॉग में आ जाएगा। एंटी लॉग इसको कैसे लिखें, इसको आप लिख देंगे समेशन है एक्स का, नहीं ये लॉग एक्स का है, ये लॉग एक्स का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, फार्मूला बन गया दिस वन। ऑल्दो इसको डेरिवेशन की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने बहरहाल आपकी इंटरेस्ट के लिए कि जी वो लॉग लगा हुआ है, इधर लॉग भी नहीं है, प्रोडक्ट है, तो ये क्या, तो सिंपल लॉग की एक प्रॉपर्टी लगाई और फार्मूला बन गया। हम अपने मैथ्स के बच्चों को ना ऐसे टीच करते हैं, मतलब उनको नहीं कहते ये इसके बराबर जरूर है,
उसको हम प्रूफ करके देते हैं कि ये देखें जी, वो कहते हैं हाँ ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई हैं, तो बिल्कुल ये इसके बराबर है। आपके लिए अल्टरनेटिवली इसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये वो एक्सरसाइज है जो आपको मैंने शुरू में कहा था कि जी आप कुछ कैलकुलेशन करना सीख लें, टाइम पर आपके काम आएंगी। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो मुझे इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए सम को छोड़ दें, सम को छोड़ दें, लॉग एक्स चाहिए। तो मैंने एक्स का डेटा लिख लिया 235 और हर वैल्यू का लॉग लिख लिया। फिर इन तमाम वैल्यूज को क्या करना था, लॉग की जो वैल्यूज आ जाएगी मुझे उनको करना है प्लस। तो ये मैंने कर लिया उन वैल्यूज का प्लस। नाउ इट बिकम्स 1.4771। डिवाइड किससे करना था, नंबर ऑफ वैल्यूज से, विच इज 3। आंसर लेने के बाद क्या करना है जी, इनका एंटी लॉग ले लेना है, रिवर्स ऑफ लॉग। तो चलें पहले मैं आपको कैलकुलेटर से कर देते हैं कि हम कैसे इसको परफॉर्म करेंगे। 1.4771 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ गया 0.4923 से। अब देखिए इसको कॉपी पर लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको पता है कि आपने इसका क्या करना है, एंटी लॉग लेना है, रिवर्स ऑफ लॉग। लॉग, और अगर आप उसको शिफ्ट के साथ लॉग यूज करेंगे तो देन इट बिकम्स द एंटी लॉग फंक्शन, रिवर्स ऑफ लॉग। तो हम करते हैं शिफ्ट लॉग। लगेगा आपको कि ये पता नहीं क्या 10 की पावर है, पता नहीं हमने गलत बटन प्रेस कर दिया है। लॉग का चैप्टर शुरू करेंगे ना तो आपको समझा देंगे कि लॉग होता क्या है। ये 10 की पावर होती है लॉग, ठीक है ना। बहरहाल ये ठीक लिखा हुआ है। अब इसकी पावर जो है एंटी लॉग, और इसमें क्या था, सॉरी, 1.4771 डिवाइडेड बाय 3, और हमने एक आंसर ले लिया, ठीक है ना। अब आपने किया शिफ्ट लॉग आंसर, जो आपने कैलकुलेटर की स्क्रीन पे किया था 3.10718 समथिंग लाइक दैट, वही आंसर आएगा। एंटी लॉग ऑफ दिस मच, एंटी लॉग 1.4771 डिवाइडेड बाय 3। देखिए आंसर दोनों सेम आ रहा है, वो भी आंसर वही दे रहा है और ये आंसर भी वही आ रहा है। तो या तो आप, और मैं प्रेफरेबली कहूंगा ये फार्मूला यूज करें। ये फार्मूला जरूरत क्यों पेश आई, जब वैल्यू 3 की बजाय 20,000, 30,000, 50,000, 90,000 और इस तरह की बहुत सारी वैल्यूज, और जब वो प्रोडक्ट करते थे तो वो इतना बड़ा आंसर आ जाता था कि कैलकुलेटर पे 9 डिजिट या इस तरह से, तो उसकी भी एक्चुअली मेमोरी से एक्सीड करता था। तो फिर लोगों ने डिवाइस किया था कि जी ये इसके लॉग की प्रॉपर्टी लगा ले, तो जो प्रोडक्ट वाला है वो सम में बदल जाएगा, और वो जो पावर लेना है वो भी बड़ा मुश्किल है, वो नीचे आ जाएगी और ये आसान हो जाएगा। और उसका प्रैक्टिकल प्रूफ ये है कि ये देखिए ये दोनों आंसर सेम है। तो आपकी चॉइस है, बट आई वुड प्रेफर कि अगर आपको मैन्युअली करना हो तो यूज दिस वर्जन ऑफ द फॉर्मूला। जी अब कोई क्वेश्चन देखें, जब मैं आपको बोलूंगा ना क्वेश्चन, इस तरह से मैं डिस्टर्बेंस होती है कि बीच में आप हैंड रेस करते हो, और कुछ लोग सिर्फ ये देखने के लिए करते हैं कि हैंड रेस होता कैसे है, क्योंकि वो स्क्रीन के साथ खेल रहे होते हैं। तो जब मैं आपको हर 2-4 मिनट के बाद मौका देता हूं ना, तो उस वक्त मुझसे आप क्वेश्चन किया करें। जी पूछेगा, अब पूछेगा जिसने पूछना है। कोई नहीं है? जी सर ये जो आपने डेफिनेशन लिखी है ज्योमेट्रिक मीन की, हम्म,
ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज, जी, तो इस सेट में नेगेटिव वैल्यूज नहीं हो सकती? नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर रूट करना या उसकी पावर लेना पॉसिबल नहीं होता। नेगेटिव वैल्यूज का अगर आप फर्ज करें एक वैल्यू नेगेटिव है, लाइक कोई एक वैल्यू फर्ज करें नेगेटिव है, -2 मल्टीप्लाई 3 -6, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर -6, वो कहेगा मैथ है। और इसी तरह से अगर आप लॉग वाली डेफिनेशन को फॉलो करें, लॉग वाली, और हमें वैल्यूज का लॉग लेना पड़ेगा, फर्ज करें एक वैल्यू -2 है और उसका लॉग लेंगे, कहेगा मैथ है। नेगेटिव वैल्यू का लॉग कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, और नेगेटिव वैल्यूज की रूट लेना, कोई भी रूट लेना, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, क्यूबिक रूट हो, उसका मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स वाई ये लास्ट पे जाके मैं इसका ड्रॉबैक भी आपसे डिस्कस करूंगा कि यही इस ज्योमेट्रिक मीन का एक डिसएडवांटेज कह दे, एक ड्रॉबैक कह दे, वो ये भी है कि ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए इसकी कैलकुलेशन करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर। जी, कोई और? अब आपको मैं अलाउ कर रहा हूं ना, अब आप मुझसे पूछे जिसने क्वेश्चन करना है। जी शाबाश। क्योंकि आप जब मैं कर रहा होता हूँ बीच में एक हाथ रेज हो जाता है, फिर दूसरा, फिर वो कभी वो कहते हैं जी वैसे ही हो गया था। तो जब मैं आपको बोलूं तो फिर आप मुझसे जितने मर्जी क्वेश्चन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जी कोई नहीं है और चले। अच्छा जी, अब ना बड़े गौर से देखना है कि ये जो दोनों फार्मूले हैं, आल्दो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, दोनों से कैलकुलेशन हमने कर दी और बड़ा इजीली हम इसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन आपने बड़े गौर से अब एक बड़ा सिंपल वे देखना है इवन इन दोनों फार्मूलों से भी जान छुड़ाने का। अच्छा, जरा मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा कि जब आपको मैंने कहा कि आप डेटे का एएम कैलकुलेट करें, एएम अरिथमेटिक मीन, फार्मूला मैंने लिखा समेशन x डिवाइडेड बाय n, और फिर मैंने आपको कैलकुलेटर पर भी डायरेक्ट बताया। कैलकुलेटर पे क्या चीज अवेलेबल थी? x। आप देखा करेंगे आपने किस चीज का मीन लेना है, आपने मीन लेना है x का, ऐसा ही है ना, जो समेशन के आगे लिखा हुआ है। और आपने वो जो x वैल्यूज हैं, फर्ज करें यही डेटा है 235, आपने यहां पर कैलकुलेटर पे ये आपने फीड कर देना है और मीन कैलकुलेट कर देना है। यहां देखा करेंगे कि क्या चीज है, समेशन के आगे क्या लिखा हुआ है। जब भी मैं किसी चीज का मीन कहूं ना, आप ना ये चीज बना लिया करें और फिर मुझसे पूछा करें कि सर आप बताएं किसका मीन। मैं कहता हूं एक्स का, आप कहें लीजिए एक्स। और अगर मैं ये कहूं कि इन वैल्यूज को स्क्वायर करके फिर मीन लेना है, क्या करना है? वैल्यूज को स्क्वायर करना है और फिर मीन। आप कहें चलें जी, आपने कहा स्क्वायर करें, कर देते हैं, और फिर मीन लेना है। इसको लिखेंगे कैसे? तो मैंने क्या कहा, वैल्यूज का स्क्वायर करना है। आप कहेंगे ये स्क्वायर्ड वैल्यूज का मीन आ जाएगा। अगर आपको मैं कहूं कि जी मीन कैलकुलेट करना है, मेरी आवाज सुन के आपने फौरन ये बना लिया और फिर मैंने कह दिया वैल्यू को स्क्वायर रूट करो और फिर मीन लो। आप कहें जी इसका मतलब आप हमें ये कह रहे हैं। समझ आ रही ना क्या कर रहा हूं? कभी मैं कहता हूं स्क्वायर करो और मीन लो, फिर मैं कहता हूं स्क्वायर रूट करो और मीन लो। और अगर मैं आपको ये बोल दूं कि जी वैल्यूज का मीन कैलकुलेट करना है, आपने मेरी आवाज सुनी, मीन की, आपने कहा चले जी आप बताएं किसका, लॉग एक्स, तो आप कहेंगे इसका मतलब है कि आपने वैल्यूज का लॉग लेना है और फिर मीन फाइंड करना है। ठीक हो गया? यानी कि समेशन, इसके आगे जो चीज लिखी हुई हो आप कह सकते हैं ये इसका मीन है। ये एक्स स्क्वायर का मीन है, ये एक्स की स्क्वायर रूट वैल्यूज का मीन है, और ये किसका मीन है? लॉग एक्स वैल्यू का क्या है? मीन है। अच्छा,
अब अगर कैलकुलेटर से डायरेक्टली लॉग एक्स वैल्यू का मीन फाइंड करना हो तो आपने, क्योंकि अब फार्मूला आपके पास फर्स्ट करें ये वाला आ गया, मीन तो आपने लेना है लेकिन एक्स का नहीं, लॉग एक्स का। करना आपको ये है कि ये जो एक्स वाला कॉलम है, कैलकुलेटर की बात कर रहा हूं, आप इसमें क्या फीड कर देंगे, यहां पर आप लॉग एक्स वैल्यू फीड कर दें, एक्स नहीं लॉग एक्स वैल्यू इस कैलकुलेटर के एक्स वाले कॉलम में फीड कर दें। मैं एक दो दफा रिपीट करूंगा, जिस वैल्यूज का मीन लेना हो, जिसका भी मीन लेना हो, आप एक्स वाला कॉलम जो है जो कि कैलकुलेटर पर होगा, हम उसमें ये फीड कर दिया करेंगे। चले पहले हम इसको देखते हैं। कैलकुलेटर को स्टैट मोड में लेके जाएंगे, वन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इस वक्त ऑन है, आपको फ्रीक्वेंसी ऑन जी पढ़ाई गई है, इसको ऑफ करें, सेटअप में जाएं, नेक्स्ट पेज नंबर 4 ऑफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ हो गई। अगर आपको यह कहा जा रहा है कि आपने स्क्वेयर्ड वैल्यूज का मीन फाइंड करना है, तो आपने एक्स वाले कॉलम में जिसका मीन फाइंड करना है ना, वो एक्स वाले कॉलम में रख देना है, स्क्वेयर्ड वैल्यूज 2 स्क्वेयर, और इक्वल करेंगे, देखिए उधर उसने 4 करके पुट किया, यानी कि 2 का स्क्वेयर लेके वो उसमें फीड कर देगा, 3 स्क्वेयर और 5 स्क्वेयर, escape मीन नंबर 4 नंबर 2 इक्वल, मीन आ गया इसका एक्स का, वो तो 3.33 आना चाहिए, नहीं जी एक्स का नहीं है, ये एक्स की स्क्वेयर्ड वैल्यूज का मीन है, ये एक्स की स्क्वेयर्ड वैल्यूज का मीन, जिसका मीन लेना हो वो आपने एक्स वाले कॉलम में बस फीड कर देना। अच्छा जी, अगर मैं कहूं लॉग एक्स वैल्यूज का मीन लेना है, लॉग एक्स वैल्यूज का मीन लेना है, तो आपको कॉलम एक्स वाला कॉलम है उसमें आपको फीड करना है log 2, वो देखिए 0.301 आ गया, log 3, log 5, इसके बाद जो मीन लेंगे, क्या फीड किया था एक्स कॉलम में, log x, तो ये log x वैल्यू का मीन है, जिसे आप ऐसे लिखेंगे, जिसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ जी, क्लियर ये पॉइंट कि जी जिसका मीन कैलकुलेट करना हो, ये मीन है एक्स स्क्वायर्ड वैल्यूज का, सॉरी स्क्वायर रूट का, ये मीन है एक्स की पावर 3 का, तो आप एक्स क्यूब फिट कर दे, ये मीन है log x का, तो आप कॉलम में log x। अब आप कहेंगे कि ये सारा आप किधर चल पड़े, हमें तो आपने ज्योमेट्रिक मीन समझाना था। जी बड़ा कुछ समझा दिया मैंने। ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना हो, एंटी लॉग क्या फॉर्मूला था, समेशन log ऑफ x ओवर n, यही फॉर्मूला था ना। ये पोर्शन सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो यही पोर्शन है ना ये पोर्शन। तो ये है क्या चीज, अब आपको समझ आ गई, दिस इज द मीन ऑफ log x है, दिस इज द मीन ऑफ log x। आप कहें जी फिर x में हम log x फीड करेंगे, बाद में सिर्फ ये काम करना रह गया, हमारा ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। चले जी, अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको कैलकुलेटर से अब टेक्निकली जीएम फाइंड करने लगे। जीएम फाइंड करना है, इतनी हमें प्रैक्टिस हो गई, कैलकुलेटर को ऑन करेंगे,
हमें पता है कि हमने x वाले कॉलम में log x वैल्यू फीड करनी है। मीन ले लेना है। ये log x वैल्यूज का मीन आ गया, ऐसा ही है ना, log x वैल्यूज का मीन आ गया। कैलकुलेटर पे फीड रहने दें, बाद में इसका एंटी लॉग ले लें। शिफ्ट लॉग आंसर, आंसर का मतलब जो स्क्रीन पर आ रहा था वहां चले गया। देखिए आंसर आ गया 3.1072, सेम आंसर 3.107, सेम आंसर। ये उस वक्त जरूर बेनिफिट होगा आपको, तो चूंकि क्लास एक्सरसाइज की जा रही है, 2-3 वैल्यूज, एग्जाम में वो 5-7 वैल्यूज दे देता है। 3 नंबर का आया था क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर समझता है कि शायद ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं ना देखे हैं, डायरेक्ट नहीं है कैलकुलेटर पे, उसका कुछ पोर्शन मैंने आपको समझा दिया कि ये कहां से आपने इनडायरेक्टली लेना है। वो जी x की जगह log x फीड करेंगे तो ये पोर्शन आ जाएगा, और उसके बाद उसका एंटी लॉग ले लीजिएगा तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये चीज जरूर समझें, आगे भी मैंने यूज करनी है, आगे भी मैंने यूज करनी है। बस इसके बाद समझा करेंगे आप, जो कुछ आप यहां आएगा, आप अगर उसको x वाले कॉलम में फीड कर देंगे तो इसी का मीन आपको दे देगा। हमें भी इसी का मीन चाहिए जी। अब अगर किसी ने एक मैंने प्रोडक्ट वाला फार्मूला बताया, ये भी ठीक है, एक मैंने ये बताया लेकिन कहा ये थोड़ा लेंथी है, और फिर तीसरा तरीका ये बताया जी आप कैलकुलेटर पर log x दे दे, आपको वो ये कैलकुलेशन देगा, बाद में उसका एंटी लॉग कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक, चलें जी। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए आपको मैं एक, फर्ज करें आपको एग्जाम का एक क्वेश्चन देने लगा हूं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया है और आप उसको किस तरह से परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी, चले। कैलकुलेट एक मिनट, कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन फॉर, मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए जो है वो दिया हुआ 30, 45, 53, 60, 72, 84 एंड 90। 30, 45, 53, 60, 72, 84 और 90। आपने इसको दो तरह से करना है। एक आपने इसको इस फॉर्मूले से करना है, और आप फील करोगे इवन कैलकुलेटर वो जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया ना कि आप इसमें ये फीड कर दें, ये उससे भी आसान है, बस मल्टीप्लाई करना है। और सेकंड फार्मूला आपको आल दो ये वाला यूज करना है, लेकिन कैलकुलेटर से करना। आपने इसको मैनुअली नहीं करने बैठ जाना कि जी हर वैल्यू का लॉग लेंगे फिर जमा करेंगे और ये वो सारा कुछ, तो ऐसे नहीं करना आपने, वो के लॉग लेके वो नहीं करना, डायरेक्ट कैलकुलेटर से। और मैं लिख देता हूं बाय यूजिंग कैलकुलेटर, जिसको मैंने कहा था कि दरमियान x वाले कॉलम में आपने ये log x वाली वैल्यू एंटर करनी है। करें, शाबाश करें, दोनों करने हैं आपने, और फिर मुझे आंसर लिखवाने जल्दी से। ज्योमेट्रिक मीन प्रेफर किया जाएगा व्हेनेवर द डेटा इज इन परसेंटेज फॉर्म, और वो रीजन कि जी क्यों वो मैंने डिस्कस फिलहाल कर रहा। दो फार्मूले है, एक जिसमें प्रोडक्ट यूज होगा और एक जिसमें लॉगरिथमिक्स यूज होंगे, और ये है फॉर द अनग्रुप डेटा। अब जरा इस फार्मूले को ग्रुप डेटा की फॉर्म में देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन फॉर द ग्रुप डेटा, पढ़ा ना, डेटा अगर ग्रुप बने हुए हो, फ्रीक्वेंसीज का जिक्र हो, तो फिर किस तरह से आप उसे ग्रुप डेटा बोलते हैं। चूंकि दो फार्मूले थे, एक था प्रोडक्ट वाला और एक था लॉग वाला। अब ये जो प्रोडक्ट वाला फार्मूला है ये तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा,
क्या होगा, मैं जरा इसको लहदा लिखता हूं। कहता आपने प्रोडक्ट लेना है, अनग्रुप में था सिर्फ एक्स का, लेकिन कहता आपने पहले इसकी पावर ले लेनी है एफ, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, और फिर आपने प्रोडक्ट करना है। जब ये कैलकुलेशन हो जाए तो सबकी पावर लेनी है 1/, उधर n लिखते थे, इधर समेशन f लिखेंगे, क्योंकि f का मतलब है एक क्लास में कितनी वैल्यूज, एक क्लास में, और समेशन f का मतलब है हर क्लासेस की तमाम वैल्यूज को जमा करें तो यही होना चाहिए ना। अब आप ये समझ लें अनग्रुप डेटा में n लिखा जाता है, ग्रुप डेटा में उसी चीज को समेशन f करके लिखते हैं। क्योंकि f होता है एक क्लास में कितनी वैल्यू, और समेशन f का मतलब है सारी क्लासेस की वैल्यू को ऐड करके। चले पहले हम इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब ये चीजें हम पहले भी कर चुके हैं। कैलकुलेट GM फॉर द फॉलोइंग ग्रुप डेटा। देखिए एग्जाम में कभी तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ये आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज इज अप्रोप्रिएट फॉर डेटा दैट आर इन परसेंटेज फॉर्म, GM डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द GM फॉर द फॉलोइंग डेटा, यानी कि वो आपको क्वेश्चन, ये नहीं कि हर क्वेश्चन इन टिपिकल होगा, वो कहेगा देखें ज्योमेट्रिक मीन भी बच्चों को आता भी आगे नहीं। ये ग्रुप डेटा है। पहली क्लास 2 से 4, उसमें 2 ऑब्जर्वेशन है। दूसरी क्लास है 5 से 7, उसमें 3 ऑब्जर्वेशन है। तीसरी क्लास है 8 से 10, उसमें 5 ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, अगर आप ये पहला फार्मूला जिसको मैंने कहा कि आप प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट, ये तो प्रोडक्ट नोटेशन है ना, एक्स, एक्स किसे कहते हैं जी, मिड पॉइंट। तो पहले तो हम मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, दोनों क्लासेस को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। पहले हम मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। अब उसने क्या है, x की पावर f तो 3 की पावर 2, क्योंकि ये नोटेशन मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 6 की पावर 3, नेक्स्ट 9 की पावर 5, 9 की पावर 5। पावर क्या लेनी है, 1/, समेशन f, ये है समेशन f, f वैल्यूज का सम। पहली क्लास में 2 वैल्यू, दूसरी क्लास में 3 वैल्यू, तीसरी क्लास में 5 वैल्यू, हाउ मेनी टोटल वैल्यूज 10, तो पावर 1/10, और आंसर आ गया 6.3972। अब जरा इसको मैं अगर कैलकुलेटर से करना चाहूं, ये वाला, अच्छा आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, हमें पता है जिस तरह से ये चीज लिखी हुई है, ये बिल्कुल ऐसे लिख दें, ब्रैकेट भी लगा लें, 3 पावर 2। अच्छा, अब मसला क्या है, अगर आप यहां मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे तो देखिए वो पावर में मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, जो कि गलत है। डेल करें, खत्म हो गई। इस कर्सर को आपको इधर बेस पर नीचे लेकर आना है, राइट एरो। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ठीक है, वरना वो पावर में ही, उसने पावर में ही लिखते जाना था। 6 पावर 3, और अगर आपने यहां मल्टीप्लिकेशन प्रेस कर दी तो वो पावर में ही होगी, जबकि गलत है। तो आप कर्सर को आगे लेके जाएं ताकि वो नीचे आ जाए। सॉरी, ये अब मल्टीप्लाई 9 पावर 5, 9 पावर 5, ब्रैकेट क्लोज हो गई, फिर पावर ये ले 1/10। फायदा ये होगा जिस तरह से आपने कॉपी पर लिखा हो ना, उस तरह मैंने यहां लिख दिया, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे। और अब इक्वल का बटन प्रेस कर, आंसर आ जाएगा 6.3972, 6.3972। सो क्लियर कि जिस तरह उधर पीछे वाला भी ऐसे कर सकते थे, ब्रैकेट भी लगा लेते, क्योंकि आपको पता है ब्रैकेट मैथमेटिक्स में पहले सॉल्व होती है, और ये चीजें तो कैलकुलेटर को सारा ही पता है। तो वो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेगा, यानी कि पहले वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा,
और उसमें पावर सॉल्व करेगा, फिर जब सारी हो जाएगी फिर ब्रैकेट को सॉल्व करके उसकी पावर 1/10 करके आपको आंसर दे देगा। क्लियर? अच्छा जी, और इसका जो लॉगरिथमिक फार्मूला है, लॉगरिथमिक फार्मूला, और मैंने कहा था कि अगर आप याद करें समेशन x ओवर n, लॉगरिथमिक फार्मूले में मैंने कहा था कि एक इसे रिप्लेस कर दें इसके साथ, समेशन f के साथ, जहां समेशन आ रहा है वहां f लगा दें तो ग्रुप डेटा के बन जाते हैं। ऐसे बनता है ना। इसी तरह से आप उसका भी देख लें, एंटी लॉग, मैं फिलहाल अनग्रुप डेटा का लिख रहा हूं, ये मैंने अनग्रुप डेटा का लिख दिया। अब इसे ही ग्रुप डेटा के लिए बनाना है। ये n रिप्लेस हो जाएगा इसके साथ, समेशन f के साथ, और जहां समेशन आ रही वहां f आ जाएगा। लें जी, ये ज्योमेट्रिक मीन का दूसरा जो फार्मूला था जिसमें लॉगरिथमिक हम यूज करते हैं, वो भी आपको याद रखने में आसानी होगी। जिसमें हमने यूज करना था उसको याद करने में आसानी हुई कि जहां n था वहां समेशन f कर दिया, जहां समेशन था वहां मैंने f साथ लगा दिया। अच्छा, आल्दो मैंने ये मैनुअली किया। कैसे जी? पहले हम लेंगे log x और फिर से उसे f से भी मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने वही काम किया, x का log लिया, मल्टीप्लाई विद f, और ये एंट्री आती गई, सम कर दिया तमाम वैल्यूज को। ये कैलकुलेशन आप ये कहीं कर नहीं रहे, मैं पहले कर चुका हूं जब तीसरी चौथी स्लाइड थी, और मैंने उस वक्त भी कहा था जब भी आप कंफ्यूज होंगे फौरन आप वहां से जाके ये कैलकुलेशन देख कर आया करेंगे कि जी कैसे वापस से आपको परफॉर्म करनी है। इसके बाद सम किया, वो यहां रख दिया, नंबर ऑफ वैल्यूज को यहां प्लेस कर दिया, कैलकुलेशन परफॉर्म की, एंटी लॉग लिया और गेट द सेम आंसर, सेम आंसर। हाँ जी, क्लियर ये पॉइंट? अब जरा बात आ जाए कि जी कैलकुलेटर की मदद से जो आपने अनग्रुप डेटा का बताया था, क्या ये भी हो सकता है? तो हो सकता है। करना अब आपको ये है कि x वाला कॉलम और ज्योमेट्रिक मीन में आपने याद रखा हुआ है कि यहां आपको log x वैल्यू ही फीड करनी है। अनग्रुप डेटा में ऐसे करते थे ना, ऐसे करते थे। फर्क सिर्फ ये करना है कि अगर ये ग्रुप डेटा है, आप कहेंगे इसमें तो फिर f भी है, वो किधर लिखना है? फ्रीक्वेंसी आपने ऑन कर लिया और f यहां लिख देना है, बस बाकी सारा काम वही करना है। क्या मीन लेंगे ना जब, तो वो इतना पोर्शन आएगा, बाद में एंटी लॉग ले लीजिए। करें इसको, करते हैं इसको। स्टैट मोड, क्योंकि ये स्टैट्स की कैलकुलेशन है, फ्रीक्वेंसी है नहीं, सेटअप में जाके फ्रीक्वेंसी को ऑन कर ले। अब हम बार बार ये कर चुके हैं तो ये फ्रीक्वेंसी ऑन हो गई। एक्स की बजाय हमें पता क्या रखना है, हमने log x, x कैलकुलेट किया करना पड़ेगा पहले से, और उसके बाद log 3, नेक्स्ट एंट्री log 6, नेक्स्ट एंट्री log 9, शिफ्ट कर दें साथ वाले कॉलम में, वहां आप वैल्यू पुट करेंगे 2, वहां वैल्यू पुट करेंगे 3, वहां वैल्यू पुट करेंगे 5, बस काम खत्म। शिफ्ट 1 4 2, आंसर। ये अभी आंसर नहीं आया, इसका एंटी लॉग लेंगे तो आंसर आएगा। शिफ्ट लॉग, आंसर रखेंगे, वो जो कैलकुलेशन की हुई है ऊपर चले जाएगी। अब ठीक आंसर 6.3972, 6.3972। एक्स वाले कॉलम में log x और बाकी काम। लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंसी डेटा है
सेम x वाले कॉलम में log x, लेकिन उसके साथ आप फ्रीक्वेंसी कॉलम ऑन करके फ्रीक्वेंसीज वहां पर जो है वो आप कैलकुलेट कर देंगे। हाँ जी, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना मुझसे तो पूछ सकता है। एनीवन? अच्छा जी, चले पहले कैलकुलेशन परफॉर्म करें जरा। फर्ज करें ये यहां पर f है, f, ये f है और ये x है। ग्रुप डेटा बन गया ना? ग्रुप डेटा बन गया। आपने फार्मूला यूज करना ये वाला, पाई x f पावर 1 ओवर समेशन f, यानी कि ये अगर मैं इसको करूं तो ये बनता है 2 और उसकी पावर बनती है 20,000 मल्टीप्लाई 3 पावर बनती है 30,000 मल्टीप्लाई 5 पावर बनती है 50,000। होल पावर 1 ओवर 100,000। इसको सॉल्व भी करके देखते हैं कि जी ग्रुप डेटा था और ग्रुप डेटा में हमें उसने ये कैलकुलेशन दी, तो जिस तरह से पिछली कैलकुलेशन की थी ऐसे कर लेते हैं। 2 पावर 20,000 मल्टीप्लाई 3 पावर 30,000 मल्टीप्लाई 5 पावर 50,000 ब्रैकेट क्लोज पावर 1 ओवर 100,000। वो जो जिस तरह से लिखा था हमने पिछली एक्सप्रेशन प्रोडक्ट वाली, मैंने सेम लिखी, सेम ही लिखी है ना? हाँ जी, करें कैलकुलेट और मुझे आंसर दिखाएंगे आप। कैलकुलेटर्स मैथ एरर के वर्ड डिस्प्ले में दे रहा है, बिकॉज कि ये कैलकुलेशन इतनी ज्यादा लेंथी है, यानी कि लेंथी से मुराद बल्क में है, आंसर इतना बड़ा है कि उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है उससे ये एक्सीड कर गया। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट यही फार्मूला अपने कंप्यूटर्स पे, कोई एक्सेल वगैरह में भी हो जाते हैं, वहां करेंगे ना तो बड़ी आसानी से उसने आंसर देना है, क्योंकि आपके जो कंप्यूटर हैं वो मच मोर मेमोरी रखते हैं और वो दे देगा, ठीक है ना? और वो भी एक स्टेज आएगी, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो तो शायद आपका कंप्यूटर भी जवाब दे, तो फिर जरा सुपर कंप्यूटर पे चले जाएं। यही है ना, लॉट ऑफ कैलकुलेशंस। आपको अब फर्ज करें यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन, अब क्या करेंगे? मैंने तो कहा था प्रेफरेबली ये यूज करें, लेकिन अब कह रहे जी अब क्या करें? अब ये करें दिस वन, यही एक ऑप्शन बचती है। चले करें जरा, इसको देखें, इधर एफ समझे इधर एफ समझे, करें जरा। अभी आपको बताया था एक्स वाले कॉलम में लॉग एक्स फीड कर दें, फ्रीक्वेंसी ऑन करके फ्रीक्वेंसी फीड कर दें। तो आपने कैलकुलेट किया 3.57 जो कि इसका ट्रू आंसर है, ठीक, 3.57 ट्रू आंसर। एक तो ये बात कि आपको समझा दिया मैंने कि क्यों हमें फार्मूला, जबकि पहला फार्मूला कंपैरेटिवली हमें इजी लगता था और हमने कहा जी यही रहने दें, लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि ऑल्दो इजी है प्रेफरेबली यूज करें, लेकिन ऐसी सिचुएशन
कि जब आप देखें कि इसमें पावर बहुत बड़ी लेनी पड़ती है, कोई फिक्स रूल तो नहीं है मेरे पास कि बता सकूं कि इतनी पावर सॉल्व हो जाएगी, इतनी नहीं होगी, तो इसलिए फिर आप लॉग वाले में भी ही एंटर कर दिया करें। और अब आपको फील हुआ कि देखिए जी वाकई लॉग वाले से आंसर आ गया और जो प्रोडक्ट वाला था उससे आंसर नहीं आ रहा। क्लियर? अच्छा, हमने वेटेड अरिथमेटिक अगर मीन पढ़ा था तो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन भी है, जिसमें वैल्यूज की वेटेज कम ज्यादा हो, सेम इंपॉर्टेंट ना हो, परसेंटेज का डेटा हो, लेकिन वैल्यूज की वेटेज कम ज्यादा हो, तो हम वेटेड ज्योमेट्रिक मीन उसे यूज करेंगे। और मैंने उसके अगर फार्मूले की बात करते हो तो मैंने सिर्फ इतना कहा था कि जो फ्रीक्वेंसी में एफ होता है उसको जगह डब्ल्यू लिख देंगे तो वेटेड बन जाएगा। ये देखें, एफ की जगह आप अगर सिंपली डब्ल्यू लिख देंगे तो वेटेड बन जाएगा। अगर मैं यहां डब्ल्यू लिख देता हूं तो बन गया ना वेटेड मीन, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। तो यही फार्मूला है। और सॉल्यूशन करने के लिए भी आपको अब पता चल गया कि क्या किया मैंने जहां एफ, इसको फ्रीक्वेंसी डेटा समझा, जहां एफ फीड करना था वहां डब्ल्यू की वैल्यू फीड करते और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखना यह है कि कहां से पता चलेगा कि वेटेड ज्योमेट्रिक मीन हमने जो है वो लगाना है। मेंशन कर दिया, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ग्रुप डेटा is a special case of weight where frequency act as weight. अब एग्जांपल है, if a person invested 20,000 at 2%, वो एक जगह पैसे इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट उसको उस इन्वेस्टमेंट से 2% मिलता है, लेकिन वहां उसने 20,000 रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है 2% स्कीम पे। 30,000 रुपया उसने उस बिजनेस में लगाया हुआ है जहां पर उसका प्रॉफिट 3% है, और 50,000 रुपया उसने उस प्रॉफिट पे लगाया हुआ है जहां उसको 5% प्रॉफिट मिलता है। क्वेश्चन है, फाइंड हिज एवरेज रेट, नॉट रेट, रेट ई, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट को बोलते हैं, प्रॉफिट को बोलते हैं रिटर्न। कि जी मेरे मैं वहां लगाने लगा हूं, वहां रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा जी, मुझे वहां से प्रॉफिट कितना होगा, सिंपल लैंग्वेज में समझ लें। अब यहां पर चूंकि उसके जो रेट ऑफ रिटर्न है 3%, 2%, 5%, लेकिन वो परसेंटेज फॉर्म में है, उसकी एवरेज करनी है। सबसे पहले तो आप कहेंगे चूंकि हमने रेट ऑफ रिटर्न की एवरेज करनी है जो कि 2%, 3%, 5% है, हमें उसकी एवरेज करनी है। तो डेटा तो सेट हो गया हमारे पास, वो हो गया रेट ऑफ रिटर्न का, क्योंकि उसकी हमने एवरेज करनी। ठीक हो गया? अब उसकी एवरेज करनी है। अब उसकी एवरेज करने के लिए हमने जो चीजें मेंशन करनी है वो आप इसकी वैल्यूज को मेंशन करने के लिए एफ की जगह सिंपली डब्ल्यू आपने कर देना है, इंस्टेड ऑफ एफ पुट अ डब्ल्यू हियर। अब ये डब्ल्यू वेट्स हैं, 2% की वेटेज कैलकुलेशन में कम होनी चाहिए, चूंकि वहां उसने सिर्फ 20,000 रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है। सबसे ज्यादा वेटेज कैलकुलेशन को मिलनी चाहिए 5% की, चूंकि वहां पर उसकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद वेटेज होनी चाहिए 3% की, क्योंकि वहां उसके पैसे 50,000 से कम है। सबसे कम वेटेज मिलनी चाहिए 2% को, चूंकि उसने लगाया हुआ है वहां 20,000। ऐसा ही होना चाहिए। एक जगह पर उसने 2 रुपए लगाए हुए हैं, एक जगह पर 2 करोड़ लगाए हुए हैं। जब आप ओवरऑल एवरेज निकालेंगे तो ये तो नहीं कह सकते कि जहां 2 रुपए लगाए हुए हैं उसकी परसेंटेज, जहां 2 करोड़ रुपए है उसकी परसेंटेज, तो एक जैसी ही कैलकुलेशन में रोल प्ले करेंगे तो नहीं। जहां 2 करोड़ से जो प्रॉफिट आ रहा है उसकी कैलकुलेशन में ज्यादा कंट्रीब्यूशन, तो इसीलिए तो मैंने इसको वेट्स बना दिया। क्योंकि परसेंटेज किसकी करनी है, एवरेज किसकी करनी है, रेट ऑफ रिटर्न की। तो डेटा तो हमारा रेट ऑफ रिटर्न होगा जिसको एक्स लिखेंगे। ये क्या कहलाएगा, ये तो उसकी इन्वेस्टमेंट है जो कि वेटेज बन जाएगी। और अब आपको पता है कि जी कैसे आपने तो उसका जो किसी जगह वो 2% ले रहा है, किसी जगह 3% ले रहा है, किसी जगह 5% ले रहा है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट भी देखा जाए और उसको वेटेज बनाया जाए तो 3.57, जबकि पिछली एग्जांपल में जो कि हमने
ये की थी उसमें 3.10 था, यही था ना, क्योंकि उसमें भी तो यही था 2, 3 और 5, लेकिन वहां वेटेज नहीं थी। तो ये भी आपको पता चला कि देखिए वहां आंसर अब और आ रहा है, उसने 5% को ज्यादा वेटेज देनी है, 5% को, तो 3.1 से आंसर बढ़ के जो है वो 3.57 हो गया, क्योंकि अब कैलकुलेशन में इसकी जरा ज्यादा वेटेज चली गई, और चूंकि ये बड़ी वैल्यू है तो देखिए उसने आंसर भी 3.1 से बढ़ा के उसे 3.57 पे ले गया। होप सो कि अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ज्योमेट्रिक मीन कब यूज करते हैं, अनग्रुप और ग्रुप में उसके फार्मूले क्या है, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन कैसे पता चला ये यूज करना चाहिए, और उसका फार्मूला ग्रुप डेटा की तरह का ही है, और कैलकुलेटर पे डायरेक्टली उन्हें फीड करके कितना पोर्शन हम डायरेक्ट ले सकते हैं, और उसके बाद एंटी लॉग लेके आप उसकी कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर ये पार्ट आप? ज्योमेट्रिक नोट है, ज्योमेट्रिक मीन is not possible to calculate a data which contains negative or zero values. Yes, ये बड़ा कॉमन सा एग्जाम का एक इश्यू है, कोई भी डेटा जिसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव आ जाए या कोई भी वैल्यू जीरो आ जाए, तो ज्योमेट्रिक मीन उस डेटा सेट का कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं। देखिए अगर फर्ज करें एक शख्स है, एक साल तो उसे 2% प्रॉफिट होता है, दूसरे साल प्रॉफिट नहीं हुआ, जितना उसने कहा दिया जी कोविड हो गया था तो जी बिल्कुल इस दफा प्रॉफिट नहीं आपको मिलेगा, अगली दफा 6%। मैं को कहूंगा इसका जीएम फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 6 पावर 1/3, 0। ये तो ठीक नहीं है, प्रॉफिट हुआ नहीं 3 सालों में, हुआ तो है। मैं कहता हूं ये 10 साल का भी डेटा होता, हर साल उसे प्रॉफिट होता, एक साल जीरो आ जाता तो सब कुछ ही जीरो। तो कहते हैं ये क्या बात हुई, कभी 20% भी प्रॉफिट है, 10% भी है, 5 भी है, 3 भी है, एक साल जीरो है, और आप कहते नहीं जी 10 साल का प्रॉफिट जीरो है। ठीक नहीं है ना? आप कहिए लॉग वाला फार्मूला लगा दें, लॉग वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमें जीरो का लॉग भी लेना पड़ेगा, जो कि अनडिफाइन है, मैथ एरर है, नॉट पॉसिबल टू सॉल्व है। दैट्स व्हाई नेगेटिव वैल्यू का लॉग भी अनडिफाइन है। तो ऐसी कोई भी डेटा जिसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो या जीरो, हम फार्मूला बनाते हैं जर्नल, सब पर फिट बैठे, कोई भी डेटा में नेगेटिव जीरो वैल्यू आ जाए स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब एग्जाम में भी ऐसे ही करता है एग्जामिनर, 3-4 वैल्यू देता है, एक उसमें या नेगेटिव रख देता है या जीरो, और क्या देता है कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन। नीचे आंसर में किसी जगह जीरो भी लिख देता है, लेकिन एक आंसर में लिखता है नॉट पॉसिबल टू सॉल्व, और ये है ट्रू आंसर, नॉट पॉसिबल टू सॉल्व। तो नॉट पॉसिबल टू सॉल्व पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिस डेटा सेट कंटेन्स जीरो और द नेगेटिव है। ये नहीं है कि आपने आंसर फाइंड कर लिया, क्या आपको सेंसेबल भी लगता है, इसलिए वो कह दिया गया कि अगर जीरो वैल्यू डेटे में आ जाए तो ज्योमेट्रिक मीन सॉल्व नहीं किया जा सकता। दिस इज द प्रॉब्लम। फिर ठीक है, फिर क्या करें जी, अरिथमेटिक मीन में चले जाएं, हमारा पुराना दोस्त, उसको तो जीरो कुछ नहीं कहेगा, वो कुछ तो कुछ आंसर दे ही देगा ना आपको। कहता जी ओवरऑल अगर बात करें तो ये कितने परसेंट को प्रॉफिट, राउंड अबाउट 2.67% ऐसे को प्रॉफिट आ जाएगा, आगे ना आंसर जीरो के बावजूद आगे। तो बहरहाल ये सेकंड पॉइंट है, GM is not much affected by the presence of extreme values। ये अब एक्सट्रीम वैल्यूज किसे हमने कहते हैं या किसे कहना है, ये फिलहाल मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, इसको नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लेंगे कि व्हाट आर मेंट बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है ना, इसको हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये है क्या। बहरहाल ज्योमेट्रिक मीन कब कैलकुलेट करना है, व्हेन द डेटा इन परसेंटेज फॉर्म, कैसे कैलकुलेट करना फॉर ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा,
वैल्यू की वेटेज कम ज्यादा हो तो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। डिसएडवांटेज क्या है? नॉट पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ अ नेगेटिव और द जीरो वैल्यू, और इट इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम वैल्यू किसे कहना है ये नेक्स्ट के क्या होती है और क्यों ये इफेक्ट हो जाता है उससे। जी, अब मैंने इसको समराइज कर दिया है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें। चले, मेरा ख्याल आपको क्लियर हो गया है। अब हम मूव करते हैं, हमने टोटल 5 एवरेजेस पढ़नी है, 2 पढ़ ली है, और अब हम मूव करते हैं थर्ड एवरेज। एंड थर्ड एवरेज इज हार्मोनिक मीन। थर्ड टाइप ऑफ एवरेज, फर्स्ट इज द अरिथमेटिक मीन, सेकंड इज द ज्योमेट्रिक मीन, थर्ड वन इज द हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन कब यूज किया जाएगा? हार्मोनिक मीन इज अ यूजफुल measure of central tendency for averaging data that are in rates 60 किलोमीटर पर आवर, ये रेट है। जब दो ऐसी चीजें जिनके यूनिट डिफरेंट हों, जैसे ऊपर किलोमीटर है नीचे आवर्स है, ये रेट कहलाता है, दो डिफरेंट। और ये अक्सर आपने पर माउल पर जाउल ऐसे करके पढ़ा होगा। हर जगह देखें वो एक रेशो बनी होगी, लेकिन न्यूमिनेटर की क्वांटिटी के यूनिट कुछ और होंगे, डिनोमिनेटर की क्वांटिटी के यूनिट कुछ और होंगे, तो ये रेट बन जाता है। तो जो रेट होता है वो एक रेशो की ही तरह की बात है, रेशो प्रोपोर्शंस पढ़ेंगे जिसमें दोनों यूनिट डिफरेंट होते हैं, किलोमीटर पर आवर ऐसे करके, ठीक है ना। तो हार्मोनिक मीन, अब फिर वही बात कि जी ये वर्ड कि जी इसका आंसर वाई फिलहाल नहीं दूंगा मैं, और इसकी शायद हमें बल्कि एट द एंड थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि जी क्यों वाई, क्यों ऐसा क्यों है। कह दिया गया कि व्हेन एवर द डेटा आर इन द फॉर्म ऑफ रेट्स, जैसे एक स्पीड है और बहुत सारे और भी साइंटिफिक नोटेशंस होती हैं, कहता है उसकी एवरेज करनी हो अप्रोप्रिएट है कि आप उसका हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करें। सिचुएशन मैंने एक्सप्लेन कर दी, डेफिनेशन कहता है इन एवरेजिंग। अच्छा एक नोट है, यस एक उससे पहले एक नोट है, इन एवरेजिंग रेट्स स्पीड इज अ रेट, ऊपर डिस्टेंस है नीचे टाइम है, ये भी एक स्पीड है ना। तो स्पीड का फार्मूला एक्चुअली जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अगर लिखा जाए तो डिस्टेंस ओवर टाइम, तो ये एक रेट बन गया, स्पीड इज अ रेट। जो भी क्वांटिटी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर विद डिफरेंट यूनिट्स आएगी हम उसे रेट कहेंगे। ये उस रेट का न्यूमिनेटर कहलाता है, ये उस रेट का डिनोमिनेटर कहलाता है। इन एवरेजिंग रेट्स इफ, कहता न्यूमिनेटर इज कांस्टेंट, न्यूमिनेटर डी ऊपर वाला, इफ न्यूमिनेटर इज कांस्टेंट, ये पढ़ेंगे ये कैसे कांस्टेंट है, फिलहाल आप सिर्फ देखें कि ये मैं क्या कह रहा हूं। कहता फिर आपने हार्मोनिक मीन ही लगाना है। रेट का डेटा सेट तो आपको पता चल गया, ये स्पीड है, ये रेट है, या कोई और है तो रेट, यूजुअली वो स्पीड के देते हैं क्वेश्चन। और आपको उसमें से ये पता चल गया है कि न्यूमिनेटर इज कांस्टेंट। कैसे पता चला, ये अभी एग्जांपल 2 करेंगे, क्लियर हो जाएगा। न्यूमिनेटर कांस्टेंट है, हार्मोनिक मीन अप्रोप्रिएट है। एंड इफ डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट, ये वाला डिनोमिनेटर, अगेन डेटा चाहे रेट्स का ही है लेकिन आपने अरिथमेटिक मीन चूज करना है। डेटा रेट का हो, दो ऑप्शन, दो पॉसिबल्स, रेट का डेटा है, न्यूमिनेटर कांस्टेंट है, आपको एवरेज करनी है, आप एएम यूज करेंगे। रेट का डेटा सेट है लेकिन डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, ये भी देखते हैं न्यूमिनेटर कांस्टेंट और डिनोमिनेटर कांस्टेंट, आप एचएम यूज करेंगे। तो बी केयरफुल। अब एक क्वेश्चन करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करते कैसे हैं।
इसकी कोई फिक्स नोटेशन नहीं है तो मैं एब्रीवेशन यूज करूंगा। कहता है हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है और हमारे पास टोटल n वैल्यूज हैं, उसमें अरिथमेटिक मीन में वैल्यूज को जमा करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन में वैल्यूज का प्रोडक्ट लेते हैं, और इसमें इस डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल, उलट को कहते हैं 1/x, ये रेसिप्रोकल है ऑफ मीन, अरिथमेटिक मीन, रेसिप्रोकल वैल्यूज का। अगर आपको सिर्फ मैं इतना पोर्शन पहले बताऊं, सिर्फ इतना कि आपने मीन लिखना है, किसका मीन लिखना है? वैल्यूज का नहीं, लॉग वैल्यूज का नहीं, तो किसका? रेसिप्रोकल वैल्यूज का। यस, मीन लिखना है, चले मीन लिख देते हैं, ये ले, ये रेसिप्रोकल वैल्यू का मीन आ गया। वैल्यूज का मीन समेशन x/n, रेसिप्रोकल वैल्यूज 1/x। मीन लेना है समेशन 1/, जैसे log x का मीन था, जैसे x² का मीन था, तो ये किसका मीन आ गया? रेसिप्रोकल वैल्यूज का मीन आ गया। ये तो सिर्फ इतनी है, ये सिर्फ इतना है। इसके बाद इसका भी रेसिप्रोकल ले लें, उलट कर दें तो फार्मूला बन गया। ये है हार्मोनिक मीन का फार्मूला H। आप ये भी कर सकते हो, रेसिप्रोकल वैल्यू का मीन लेके बाद में उसे उलट कर दीजिएगा। रेसिप्रोकल वैल्यूज का मीन लेके बाद में उसका रेसिप्रोकल यानी कि उलट कर दीजिएगा। करें एक चीज कैलकुलेट, चलें अभी कैलकुलेटर पर भी देखते हैं इसे। अनग्रुप डेटा सेट है, पहले आप रेसिप्रोकल वैल्यू का मीन लेंगे, आपने कहा ये उलट लिखा हुआ है, वो उलट मैंने इस वजह से किया, दो दफा आ रहा है ना, n ऊपर चला जाएगा और समेशन 1/x नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन, Zed drove at a speed of 30 miles per hour for the first 30 miles of a trip। वो कहीं जा रहा था 30 मील तक, उसको वो एक ही स्पीड से जा रहा है। 30 माइल का डिस्टेंस उसने 30 माइल्स एन आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, क्रूज लगा दिया। ये क्या होता है? वो मोटरवे पर गाड़ी देखी जो दो हिस्सों में वो फट गई, कट गई दो हिस्सों में, उसने क्रूज लगाया हुआ था ना, क्रूज। कितने लोग आप में से क्रूज जानते? गाड़ी को क्रूज लगाने का क्या मतलब है? और मैंने एक गाड़ी को क्रूज लगा देते हैं, एनीवन एक को पता है जी? क्या मतलब है इसका? सर मतलब एक कांस्टेंट स्पीड पे सर गाड़ी मुसलसल चलती रहती है खुद ब खुद ही, मतलब आप रेस के पाँव भी हटा लोगे। हाँ बिल्कुल सही, क्रूज लगा देते हैं, ठीक है। एक जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें एक फीचर होता है कि आप उसकी स्पीड फिक्स कर दो। जैसे आपको पता है मोटरवे पे जा रहे हैं, आप कहते हो यार मुसलसल दबाव रखना पड़ता है, कभी स्पीड हमें कम करनी पड़ती है, कभी ज्यादा खुली मोटरवे है तो हम 100 की स्पीड फिक्स करके ना उसको लॉक कर देते हैं, तो क्रूज लग जाता है। आप अगर रेस से पहुंचा भी दोगे तो वो 100 की स्पीड से ही गाड़ी चलती जाएगी, और जैसे ही आप ब्रेक पे पावर रखोगे ना तो क्रूज ऑफ हो जाता है और ज़ाहिर है ब्रेक लग जाती है। ये नहीं कि आपने ब्रेक पे पावर रख के चलती जाएगी। तो वो कहीं गाड़ी पर उसने क्रूज लगाया हुआ था और जब उसको ब्रेक उसने करनी पड़ी तो शायद वो कह रहे हैं कोई लॉक हो गया है और गाड़ी यकदम वो उसका जो क्रूज का ऑटोमेटिक सिस्टम था वो डिस्टर्ब हुआ है, और देन वो इतनी फोर्सफुली वो कहते लगी है कि वो हिट हुई है या वो प्लग हुई है कि वो दो हिस्सों में, आपने देखा होगा ना गाड़ी के दो पीस हो गए, ठीक है ना। तो ये मुमकिन है, कहता है 30 मील तक वो 30 माइल्स एन आवर की स्पीड से ही उसने ट्रेवल किया है। फिर अ स्पीड ऑफ 60 माइल्स फॉर नेक्स्ट 30 माइल, अगला जो 30 मील का उसने डिस्टेंस कवर किया है
वो 60 माइल्स एन आवर की स्पीड से किया, उसने फिर क्रूज लगा दिया अगले 30 मिनट, वो 60 का लगा दिया, सड़क खुली थी। और जो लास्ट था 30 मील का डिफरेंस, उसने वो किया 90 माइल्स पर आवर की स्पीड से। मुख्तलिफ स्पीड के साथ उसने अपना जर्नी किया है, कभी 30 की स्पीड से गया, कभी 60 की स्पीड से गया, कभी 90 की स्पीड से गया। इस स्पीड से उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो 30, इस स्पीड से उसने जो डिस्टेंस कवर किया 30, और इस स्पीड से जो उसने डिस्टेंस कवर किया 30। कहता फाइंड द एवरेज स्पीड इन माइल्स पर आवर। कहता जी उसकी एवरेज स्पीड बताएं, 30, 60 और 90। अब आप फौरन कहेंगे जी मीन, बी केयरफुल। अब जरा सोचें, स्पीड एक रेट होता है माइल्स पर आवर, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। डेटा किसका लेना है? स्पीड का। तो ये मेरे लिए एक्स है, स्पीड ये एक्स है ना, जिसका मीन उसका उसको एक्स कहेंगे ना, तो स्पीड। अब देखिए इसमें जो पहला डेटा है 30 माइल्स एन आवर का, डिस्टेंस सेम 30, नेक्स्ट डिस्टेंस सेम 30, नेक्स्ट डिस्टेंस सेम 30, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब क्या कांस्टेंट हो गया? ये वाला न्यूमिनेटर। और अगर न्यूमिनेटर कांस्टेंट हो, रेट का डेटा हो लेकिन न्यूमिनेटर कांस्टेंट हो, क्या करते हैं? हार्मोनिक मीन। एज डिस्टेंस विच इज न्यूमिनेटर इज कांस्टेंट, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, 30 मील स्पीड से चला, 30 मील स्पीड से चला, 30 मील स्पीड से चला है, तो देन उसकी तो सो हार्मोनिक मीन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है, वैल्यूज के रेसिप्रोकल्स ले लेने हैं और उनको सम कर दें। वो सम ये आ गया, और देन आंसर 3 number of values 1 2 and 3 number of values and divided by the sum of the reciprocal. His average speed for the whole journey is 49.10 miles an hour. वो पूरे अगर जर्नी को आप कंसिडर करें तो 49.10 माइल्स एन आवर की उसने ट्रेवलिंग की है। इस स्पीड के साथ उसने जो है वो अपना डिस्टेंस जो है वो कवर किया, विच इज 49.10 की स्पीड के साथ। अच्छा जी, फार्मूला मैंने आपको हार्मोनिक मीन का एक्सप्लेन कर दिया, कब यूज करना है रेट्स में, बट बी केयरफुल, उसमें जो डेटा दिया गया हो पूरा पढ़ना है। पता चला इसमें उस फार्मूले का जो न्यूमिनेटर है वो उस पूरे डेटे में कांस्टेंट चल रहा है, तो इट मींस कि आप हार्मोनिक मीन यूज करेंगे। अब जरा इसको कैलकुलेटर पे कैसे फीड करना है। अच्छा, अगेन वही चीज लेकर आए, आप क्या करें, ये चीज कैलकुलेटर से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें, क्योंकि वो आपको मीन तो कैलकुलेट करके देता है ना, एम कैलकुलेट करके देता है फॉर, ये चीज इंपॉर्टेंट है। किसका एम चाहिए इस दफा? रेसिप्रोकल वैल्यूज का एम चाहिए। आप एक्स के कॉलम में रेसिप्रोकल वैल्यू फीड करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन में क्या किया था? एक्स के कॉलम में लॉग एक्स फीड किया था। अरिथमेटिक मीन में क्या किया था? एक्स के कॉलम में एक्स ही फीड किया था। ऐसे ही है ना। तो अब कैलकुलेटर में आप रेसिप्रोकल वैल्यू फीड कर देंगे। रेसिप्रोकल मीन 30 फीड करना है? नहीं, 1/30। 1/30 आप 1/30 भी फीड कर सकते हो, और इसका ये रेसिप्रोकल दिया हुआ है, ये की दी हुई है x की जो पावर -1। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, याद है मैथमेटिक्स में 1/30 लिखा हुआ है, ऐसे ही है ना। तो जब आपने कितना आंसर आ रहा है, इसको SD कर देना, 0.0333, 1/30 का भी यही आंसर है, ठीक है ना। तो ये रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल की भी अवेलेबल है। मोड 3.1 फ्रीक्वेंसी फिलहाल ऑफ
30 रेसिप्रोकल, 60 इट्स रेसिप्रोकल। 1/60 कर दें अगर आप नहीं इसको कंफ्यूज कर रहे हैं, 1/90 कर दें। रेसिप्रोकल वैल्यूज का मीन आ जाएगा, चूंकि हमने वैल्यूज रेसिप्रोकल शामिल की। आप कहेंगे आंसर तो आता है 49.10, आपने तो कैलकुलेट किया वो 0.02037। अभी मैंने ये पहले वाला रेसिप्रोकल नहीं लगाया इसके ऊपर, ये वाला, ये नहीं है कहीं, मैंने सिर्फ ये पोर्शन अभी किया सॉल्व। जब ज्योमेट्रिक मीन में पोर्शन सॉल्व करते हैं तो फिर क्या करते हैं, एंटीलॉग लेते हैं। यहां जब आप कर लिया करेंगे, एक तो आपने एक्स में रेसिप्रोकल शामिल करना है, इसके बाद ये जो आंसर आया ना इसका रेसिप्रोकल ले लें। आंसर आ गया ना, इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ट्रू आंसर 49.09। और मैंने शायद वो चूंकि मैनुअल किया था उसमें थोड़ी सी मैंने कैलकुलेशंस की है, ये ज्यादा एक्यूरेटली है। और एग्जाम में ये नहीं होता कि जी एक आंसर 49.09 होगा, एक 49.10 होगा, एक 49.11 होगा। तो इतना ज्यादा फर्क होता है कि अगर आप थोड़ा बहुत राउंडिंग एरर भी कर लेते हो तो इवन देन आपको पता चल जाता है कि जी मेरा अप्रोक्सीमेटली ट्रू आंसर क्या आ रहा है। हार्मोनिक मीन अनग्रुप डेटा सेट के लिए आपने कैलकुलेटर से डायरेक्ट कैलकुलेट करना हो, एक पोर्शन डायरेक्ट आ जाएगा। आप रेसिप्रोकल वैल्यूज का मीन लेने के बाद अगर उसका रेसिप्रोकल कर देते हो तो डायरेक्टली हार्मोनिक मीन आ जाता है। जी अगर किसी ने कोई क्वेश्चन मुझसे करना हो। अच्छा, आपने एक छोटी सी एक्सरसाइज ये करनी है, छोटी सी एक्सरसाइज जो आपने कल करके आना है कि यही जो डेटा सेट है जिसमें उसकी जो स्पीड थी, 3 थी ना स्पीड्स, एक थी 30, एक थी 60 और एक थी 90, और तीनों स्पीड से जो डिस्टेंस कवर्ड उसने किया था वो 30 था। आपने क्या काम करना है, आपने एक कैलकुलेट कर लेना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, 90। टोटल टाइम भी आपने कैलकुलेट कर लेना है इन आवर्स। उसने इस पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम कंज्यूम किया है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो हर एक का टाइम भी आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, जो डिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे, जो टाइम आप कैलकुलेट करेंगे, फिर आप डी/टी करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने फिजिक्स का रूल यूज किया है और क्या स्पीड का आंसर आया। कैसे समझ गए? आपको स्पीड दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ, टाइम आ सकता है। आप इस जर्नी का टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, आप इस जर्नी का टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे। स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, इसका मुझे आपने कल आंसर बताना, ये क्या आ रहा है। ठीक है जी, चलो आज के लिए बस इतना ही।